गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी, जो पिछला वीडियो था अपन ने उसमें बात की थी कि जैसे प्राथमिक श्वसनिकाएँ आगे जाके दो श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, फिर यह श्वसनिकाएँ आगे चल के कोशिकाओं में बढ़ जाती है और जो कोशिकाएँ होती है वो ब्लड की जो लंग्स की है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसके आगे अध्ययन करते हैं अपन लंग्स की स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। ये जैसे लंग्स की स्ट्रक्चर है, लंग्स की स्ट्रक्चर के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स मतलब जो श्वसन जो स्वर उत्पन्न करे, जो शब्द उत्पन्न करे, मतलब बोलने में सहायक। और इस लेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है फेरिंग्स ग्रसनिका। ठीक है, इस लेरिंग्स के नीचे थोड़ से आते ही कहलाती है ट्रेकिया, श्वसन निका, श्वसन नलिया। ठीक है, और ये बीच में पाए जाते हैं सी आकार के छल्ले, जो इसको संकुचित होने से, जो इसमें संकुचन होने के लिए मदद करते हैं। फिर यह है प्राथमिक श्वसनिका। यहाँ आगे जाके दो श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, फर्स्ट और सेकंड, दाएं और बाएं। तो ये है आगे चलकर, जैसे अब ये लंग्स है, इस लंग्स की बाहर वाली जो आवरण है ये कहलाती है प्लूरा, प्लूरा। और जो बीच के अंदर जो अवकाश पाया जाता है ये कहलाता है प्लूरल अवकाश। इसमें वो द्रव भरा रहता है, प्लूरल द्रव भरा रहता है। अब जो ये प्राथमिक श्वसनिका हैं, जो द्वितीयक श्वसनिका हैं और ये जो तृतीयक श्वसनिका हैं, जिसके अंदर आगे जाके ये विभाजित होती है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके विभाजित होती है एवोलाई, वायु कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, किसकी? लंग्स की। इन कोशिकाओं के पास में ब्लड्स सिराएं ध्वनियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये जो सिराएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, यहाँ आके ब्लड सिराएं पाई जाती है, ब्लड धमनियाँ पाई जाती है ना। तो इन यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो ब्लड की CO2 है वो मतलब लंग्स से होते हुए कोशिका से होते हुए टिश्यू से होते हुए ऑर्गन्स के मध्य ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता रहता है। चलो अब इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। ये होती है कार्डियक खाच और ये होती है ब्रेंक्यूल्स। ये कार्डियक खाच में क्या पाया जाता है? हार्ट। और ये बीच वाला अवकाश कहलाता है मीडिया स्टेनम अवकाश। ह्यूमन्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस तीन प्रकार की होती है। एक तो श्वास क्रिया 2 प्रकार की होती है, श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना। और दूसरा होता है फेफड़ों से रक्त तक तथा रक्त तथा सेल के मध्य गैस विनिमय। मतलब जो फेफड़े हैं वहाँ से तो जाएगा रक्त में और रक्त से जाएगा सेल्स में और सेल्स के मध्य होगा क्या? गैसीय विनिमय। ठीक है, और ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन। एक नंबर करते हैं श्वास क्रिया ब्रीथिंग। इसमें बाहरी वातावरण से वायु लंग्स में बढ़ती है तथा लंग्स से CO2 युक्त वायु को पुनः वातावरण में छोड़ दिया जाता है। मतलब बाहर से अपन O2 लेते हैं और अंदर से अपन CO2 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें 3 क्रियाएं भाग लेती है। एक होती है डायफ्राम, 3 क्रियाओं द्वारा डायफ्राम, अंतरपृष्ठ पेशियाँ और उदरीय पेशियाँ, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। जैसे ये नॉर्मल डायग्राम है, एक रफली डायग्राम है, जिसके अंदर ये तो कहलाता है ये तो है डायफ्राम। ठीक है, जो वक्ष गुहा के थोड़े नीचे पाया जाता है। और ये डायफ्राम है, इसके नीचे पाया जाता है उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। और जो ये रिब्स पाई जाती है अपने चेस्ट के ऊपर क्या पाई जाती है? रिब्स पाई जाती है, जो चेस्ट का निर्माण करती है, रिब्स पाई जाती है। इनके मध्य पाया जाता है इंटरकोस्टल पेशिया। ठीक है, इंटरकोस्टल पेशिया। और ये पाई जाती है रिब्स। ये सभी रिब्स कौन सी? एक मेन बोन्स द्वारा जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं स्टर्नम उपोस्थिति, है ना। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और ये थोरेक्स गुहा, मतलब थोरेक्स कैपेसिटी, वक्ष गुहा। मतलब जब सांस लेने की प्रोसेस होती है, देखो इधर देखते हैं, मनुष्य में श्वास क्रिया 3 संरचना निम्न प्रकार की क्रियाशील होती है। कौन कौन सी? डायफ्राम,
इंटरकोस्टल पेशियाँ और उदरीय पेशियाँ। इसमें पहला क्रिया होती है श्वास लेना, मतलब श्वास लेने की क्रिया में दो भाग थे, एक तो श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना। इसमें श्वास लेना में फर्स्ट नंबर डायफ्राम। इससे संबंधित पेशियों में संकुचन होने से डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जैसे अपन श्वास लेते हैं तो श्वास लेने की वजह से ये जो डायफ्राम है ये नीचे गति करता है, और जो इसकी जो पेशी है वो संकुचित हो जाती है और ये चिपक जाता है। ठीक है। इंटरकोस्टल पेशियाँ, मतलब जब सांस लेते हैं तो इंटरकोस्टल पेशियों में क्या होता है, बाहरी इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होता है, जिससे रिब्स ऊपर व आगे की ओर गति करती है। जैसे सांस लेते हैं तो चेस्ट बाहर की ओर आना शुरू हो जाती है, और जो एब्डोमिनल कैविटी है ये शिथिल अवस्था में रहती है। यह शिथिल अवस्था में रहती है, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। नंबर 2, श्वास छोड़ना। श्वास छोड़ते टाइम डायफ्राम के अंदर, जो डायफ्राम है उसके अंदर इसकी पेशियाँ शिथिल होने से यह गुम्फाकार हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस है। इसके विपरीत श्वास लेने के विपरीत कौन सी प्रोसेस है, श्वास छोड़ने की। जो इसमें जो प्रोसेस हो रही थी वो उसके विपरीत है। ठीक है। इसकी पेशियाँ शिथिल होने से गुम्फाकार हो जाती है, मतलब वापस अपने पहले वाले स्टेज में वापस आ जाता है। जैसे सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर अपनी पहली वाली संरचना में या पहली वाली अवस्था में वापस आ जाता है। इंटरकोस्टल पेशियाँ, आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन प्रयासपूर्वक श्वास छोड़ने में होता है। मतलब अपन धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं तो उसी अनुसार धीरे धीरे यह अपनी वापस पूर्व अवस्था में आ जाती है, मतलब यह वापस शिथिल होना शुरू हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और उदरीय पेशियों में, एब्डोमिनल पेशियों में, इनमें क्या हो जाता है, संकुचन होता है। ये पहले क्या रहती थी, शिथिल होती थी, और अब इसमें क्या हो गया, संकुचन होता है। और जैसे नंबर 2 है गैसीय विनिमय। ठीक है। गैसीय विनिमय नंबर फर्स्ट था श्वास की क्रिया 2 थी, श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना। नंबर 2 है गैसीय विनिमय। लंग्स से ब्लड तथा ब्लड से सेल्स के मध्य गैसीय विनिमय की क्रिया आंतरिक दाब, पेरिटियल प्रेशर के आधार पर होती है। गैस से उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है। मतलब एक ये विसरण की प्रोसेस है। हम जानते हैं कि जब सांस लेते हैं या लंग्स में O2 गैस भरी हुई या उपस्थित रहती है तो यह O2 गैस लंग्स से ब्लड की ओर गति करती है, क्योंकि लंग्स में O2 का आंशिक दाब विऑक्सीजनित ब्लड की तुलना में ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे नॉर्मल से सोचो कि ऐसे नॉर्मल से समझो, जैसे लंग्स है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, सर्वाधिक, और जो विऑक्सीजनित रक्त है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम। ठीक है। जब यह ऑक्सीजनित ब्लड सेल्स तथा ऑर्गन्स तक जाता है, मतलब जब ये ऑक्सीजन उस विऑक्सीजनित रक्त में क्या हो जाती है, ट्रांसप्लांट हो जाती है, मतलब उसमें संचरित हो जाती है विऑक्सीजनित रक्त में। अपना जो ये ऑक्सीजन है विऑक्सीजनित रक्त को क्या करती है, ऑक्सीकृत कर देती है। तो फिर ये ऑक्सीकृत रक्त ब्लड सेल्स तथा ऑर्गन्स तक जाता है। तो इनमें O2 का उच्च आंशिक दाब होता है तथा CO2 का दाब निम्न होता है। ऐसे में सेल्स से CO2 ब्लड में तथा ब्लड से O2 सेल्स में प्रवेश करती है। यह भी विसरण द्वारा होता है। मतलब जो लंग्स में है, लंग्स, फेफड़े, उनमें ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है और CO2 का दाब कम होता है। और जो ये ब्लड है पहले विऑक्सीजनित होता है, बाद में ऑक्सीजन के मिलने से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसमें O2 की मात्रा अधिक हो गई और CO2 जो विऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम हो गई। तो यह सेल्स में जाता है और सेल से ऑर्गन्स में उपस्थित होता है। तो वो जो सेल्स है उसके अंदर CO2 की मात्रा क्या होती है, अधिक, और O2 की मात्रा क्या होती है, कम। तो जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स और सेल्स के पास आता है तो यह अपना ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं CO2 ब्लड में, और जो ब्लड से ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीकृत ब्लड है वो ऑर्गन और सेल्स में प्रवाहित या परिवहन करते हैं। नंबर 3 था O2 व CO2 का परिवहन। इसमें फर्स्ट नंबर है O2 का परिवहन। 97% O2 का परिवहन RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन के साथ से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। मतलब जो सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन है वह आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर होता है, जो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जबकि 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, ये प्लाज्मा घुलित अवस्था में परिवहन करती है। ठीक है, मतलब जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहन करती है, क्योंकि प्लाज्मा में जल अधिक मात्रा में पाया जाता है और ऑक्सीजन जल के साथ कम बॉन्ड बनाती है। जबकि O2 हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन Fe धातु से अधिक बॉन्ड बनाती है। CO2 का परिवहन 70% आयंस के रूप में, HCO3 आयंस के रूप में करती है। 23% आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में करती है और 7% प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहन करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशंस में पूछा गया है, ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 का परिवहन। CO2 एमीन समूह से जुड़ती है। जिस प्रकार ये ऑक्सीजन किससे जुड़ रही थी, Fe से आयरन धातु से जुड़ रही थी, उसी प्रकार जो CO है वो एमीन समूह से जुड़ती है। O2 और CO2 हीमोग्लोबिन से स्थायी रूप से नहीं जुड़ती, जबकि CO हीमोग्लोबिन से स्थायी रूप से जुड़ती है, मतलब स्थायी रूप से बॉन्ड बनाती है। इसी प्रकार CO की बॉन्डिंग O2 की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसे जुड़ने की सर्वाधिक स्थायी प्रक्रिया कौन सी है, CO, O2, CO2। जब CO प्लस H हीमोग्लोबिन की क्रिया होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे जो ह्यूमन्स है उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी तो जैसे किसी बंद कमरे में सिगरेट जलाने से सोने से कमरे में किसका निर्माण होता है, CO का निर्माण होता है। और CO का निर्माण हीमोग्लोबिन से, जब अपन श्वास की प्रक्रिया, ब्रीथिंग की प्रक्रिया करते हैं तो हीमोग्लोबिन से यह CO क्रिया करके किसका निर्माण कराती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक काले रंग का होता है। ठीक है, काले रंग के समान हो जाती है उसकी बॉडी और मृत्यु हो जाती है। अब आपके इस टॉपिक के अंदर बच्चा है, इसके 3-4 तो नोट है, जैसे हेल्डेन प्रभाव और 2 नोट और है। और इसके अंदर फिर आगे अपन लास्ट टॉपिक है इनका आयतन और इनकी डिजीज, जो अपन कल अगले वीडियो में अपन स्टडी करेंगे और कल ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।